हेलो स्टूडेंट्स, रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ रिसर्च आपका चल रहा है। पिछली क्लास आपकी टाइप ऑफ रिसर्च को लेकर के हुई है। आगे बढ़ाते हैं इसे। टाइप ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। इसमें जो वर्ड आपके दिए गए हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। अनुसंधान आमतौर पर इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड आपको समझना है। अंत अनुशासनात्मक पद्धति, ये आपका बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है बेटा? जब हम किसी भी विषय को या टॉपिक को अलग अलग विषय के हिसाब से, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, तो इस टाइप की स्टडी हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है। तो हमारी रिसर्च जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी, यहाँ पे आमतौर पर हमने ये बताया है। जैसे आप देखोगे CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू को हम ध्यान में रखते हैं, तो आज स्टूडेंट को ये फ्रीडम दी गई है कि अपने चॉइस के विषय को सेलेक्ट करके उनमें डिग्री ले सकते हैं। तो CBCS के तरीके से ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। पहले पुराने समय में किसी भी विषय को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंड किया गया था। अब ये सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकल के इसे हम मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ स्टडी नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यहां से आपके डीपली क्वेश्चन बनते हैं, इंटर एंड इंट्रा। बेटा कितने क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा डीपली यहां पे आपको समझना है। इंटर, इंट्रा, बड़ा कंफ्यूजन है बेटा। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। कहां कहां के क्वेश्चन बनते हैं बेटा? कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनता है, संचार से क्वेश्चन बनता है, इंटरनेट और इंट्रानेट, ठीक है बेटा। मोबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन बनता है, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, ठीक है बेटा। मैरिज को लेकर के क्वेश्चन बनता है। तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है बेटा। इंटर और इंट्रा को आपको समझना है। इसका वेरियस जगह पे, विभिन्न प्रकार के पैलेसों पे इसका जगह स्थान पे इनका उपयोग होता है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल या बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन। इंटर जहां हमने इंक्लूड किया है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंटर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन आपका कम्युनिकेशन यूनिट का फेवरेट क्वेश्चन है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के बीच काफी परस्पर व्यापकता, ओवरलैपिंग भी है। रिसर्च की टाइप की अब जब हम बात करते हैं तो क्लियर कट हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ इस टाइप का रिसर्च ये है और इस टाइप का रिसर्च ये है। इनके बीच में ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? ये ओवरलैपिंग कहलाती है। नेक्स्ट चलते बेटा, यहाँ पे डिस्कस किया था पिछली क्लास में हमने टाइप ऑफ रिसर्च, उसको थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक मौलिक अनुसंधान या प्राथमिक रिसर्च, ये सब नाम है आपके फंडामेंटल रिसर्च के। मूलतः यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करती है। ये भी क्वेश्चन है जीटी उठाया बेटा आपका। सिद्धांत और अवधारणाओं का निर्माण होता है, ये भी बताया है बेटा आपका। वर्तमान में इनका कोई उपयोग न हो तो ये अकादमिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है, नेक्स्ट रिसर्च के लिए ये उपयोगी होते हैं, नेक्स्ट कमिंग रिसर्च के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। और फंडामेंटल रिसर्च को आप किस तरीके से एक्सप्लेन यहाँ कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं वो जिक्र कर रहा हूँ आपको। फंडामेंटल रिसर्च फंडामेंटल में किसी शहर की शुगर पेशेंट मरीजों की स्थिति का पता लगाना, ये आपका कहलाएगा फंडामेंटल रिसर्च। किसी क्षेत्र की स्थिति का हम पता लगाते हैं फंडामेंटल रिसर्च में। अब इसी से ही मैं कोरिलेट कर रहा हूं डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक में शुगर के मरीज
जो हैं उनकी बढ़ती संख्या का हम पता लगाते हैं। बढ़ती संख्या का कारण की जांच होती है हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च में। रेमेडियल रिसर्च में आ जाएंगे आप। रेमेडियल में इनके हम उपचार की बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो एक ही टॉपिक को अगर हम इस तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं तो टाइप ऑफ रिसर्च आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। यहाँ पे हमने बताया कि फंडामेंटल रिसर्च के जो डेटा हैं वो डायग्नोस्टिक रिसर्च में काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया, वर्तमान में इनका कोई उपयोग न हो फिर भी अकादमिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये नेक्स्ट कमिंग रिसर्च में काम आते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च को लेकर के आपका क्वेश्चन आता है, मुझे उम्मीद है बेटा ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका अप्लाइड रिसर्च। व्यवहारिक अनुसंधान विशिष्ट और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। देख लेना बेटा, व्यवहारिक समस्याओं में डेली एक्टिविटी, डेली प्रॉब्लम भी हमारी आती हैं। यह नीति निर्धारण, प्रसारण और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुख्यतः मौलिक अनुसंधान के आधार पर किया जाता है। व्यवहारिक अनुसंधान कई बार इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आपके पूछे गए हैं। डेवलपमेंटल रिसर्च, नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार प्राथमिक और व्यवहारिक शोध के अलावा विकासात्मक शोध भी होती है जो बालकों के विकास से संबंधित है। चाइल्ड डेवलपमेंट से कोरिलेट करते हैं, किसी चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो डेवलपमेंटल रिसर्च में आपका आ जाएगा। डेवलपमेंटल रिसर्च पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और थर्ड टॉपिक काउंट करोगे आप एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, परिभाषिक शब्द का सबसे पहले कुर्ट लेविन ने जिक्र किया है, 1940 में किया है। क्रियात्मक अनुसंधान एक अनुसंधान के रूप में 3 स्थितियों में उपयोग किया जाता है। इमीडिएटली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए, ये बेटा ध्यान रखना, क्रियात्मक अनुसंधान में मोस्टली एक वर्ड यूज किया जाता है, तत्कालिक समस्या का समाधान खोजने के लिए हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च। किसी समस्या के समाधान में प्रगति है उसकी चिंतनशीलता समीक्षा करना है। समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार और संशोधन किया जाए, इस पर रिसर्च करते हैं एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च साइक्लिक होती है, चक्रीय होती है। ठीक है बेटा, ये क्या है, साइक्लिक प्रक्रिया है। इसके 4 स्टेप है बेटा आपका प्लानिंग स्टेज है, एक्टिंग स्टेज है, डेवलपिंग स्टेज है और आपकी रिफ्लेक्टिंग है। और ये इस तरीके से घूम करके जहां से हम चलते हैं वहीं पे ये आ जाती है। तो ये एक्शन रिसर्च से आपके क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तर्क के आधार पर अनुसंधान आपके आगमनात्मक और निगमनात्मक है, ये काफी बार आपका डिस्कशन किया गया है, पिछली क्लास में भी हमने बताया था। इंडक्टिव रिसर्च में हमने बताया है किस तरीके से आगमनात्मक तर्क प्रणाली, तर्क का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों और अनुभवों से सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट नोट कराए थे बेटा, जनगणना के आंकड़े इकट्ठा करना, वो आपके इंडक्टिव रिसर्च है। थ्योरी बिल्डिंग करना, सिद्धांतों का निर्माण करना, इंडक्टिव रिसर्च है। फॉर्मूला निर्माण करना, इंडक्टिव रिसर्च है। बट डिडक्टिव रिसर्च में क्या करते हैं हम, निगमनात्मक तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें कि हम सामान्य से विशेष की ओर चलने की प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। 3 प्रकार के बताए बेटा आगे चल के। देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है ये इंडक्टिव किस तरीके से है। लॉजिक में आपका देखोगे कि हमने एक गाय देखी जो दूध देती है, फिर कुछ गाय देखी वो सब दूध देती हैं, यानी कि एक कंक्लूजन पे हम निकल सकते हैं, यानी कि सभी गाय दूध देती हैं। तो ये आपका कैसा कहलाएगा बेटा, इंडक्टिव लॉजिक कहलाएगा, आगमनात्मक तर्क कहलाएगा। इसी तरीके से हम एक एक गांव की स्टडी करके जनगणना के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये आगमनात्मक अनुसंधान में चला जाएगा। अगर इस जनगणना के डेटा से हम छोटे गांव का, किसी गांव का डेटा लेकर के स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका डिडक्टिव रिसर्च कहलाएगा। तो इंडक्टिव डिडक्टिव इस तरीके से याद करना है। फिर भी अगर एग्जाम में आपको
याद नहीं रहता है तो ये फॉर्मूला आपका ISG और DGS है। इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल, अब बहुत से बच्चों को स्पेसिफिक भी पता नहीं होता है। आगमनात्मक विशेष से सामान्य की ओर है। पूरी जनगणना के डेटा आपके सामान्य हैं और गांव एक विशेष है। छोटे छोटे गांवों का अध्ययन करके हम जनगणना के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज द आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। और DGS जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आपकी स्मॉल यूनिट है, वो गांव है, तो यहाँ पे सामान्य से विशेष की तरफ हम चलते हैं, तो ये निगमनात्मक विधि है। इसको हम फॉलो अप मेथड भी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी बेटा। नेक्स्ट चलते हैं प्रक्रिया के आधार पर। यहाँ पे मात्रात्मक, परिणामात्मक अनुसंधान, गुणात्मक और मिश्रित 3 प्रकार के अनुसंधान का जिक्र किया गया है। गुणात्मक अनुसंधान में आपको कुछ टॉपिक मैंने जिक्र किए हैं, ठीक है बेटा। गुणात्मक अनुसंधान में एथनोग्राफिक वर्ड यूज किया है, एथनोसेंट्रिज्म भी कर लेना बेटा। ऑब्जर्वेशन यहां यूज किया है। अवलोकन कितने प्रकार का होता है बेटा? अवलोकन 3 प्रकार का, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये आपका 3 प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। और गुणात्मक अनुसंधान में जब हम एथनोग्राफिक स्टडी करते हैं तो अनुसंधानकर्ता पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते समय अपनी आइडेंटिटी हाइड रखेगा, पहचान क्या रखेगा? गुप्त रखेगा बेटा, क्योंकि यहाँ से जो रेस्पोंडेंट हैं हमारे, उनका व्यवहार जो है, उनकी एक्टिविटी जो है वो आर्टिफिशियल ना हो जाए, और हम एक्चुअल स्टडीज की करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसमें मात्रात्मक क्वांटिटेटिव रिसर्च दिया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपके क्वांटिटी में जिस चीज का मेजरमेंट करते हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं, और इस टाइप की जो हम रिसर्च करते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करना है। जो संबंधित तथ्य सामने आते हैं उनको ऑब्जर्व और रिकॉर्डिंग करके वर्णनात्मक तथ्यों के रूप में शिक्षक प्रभावशीलता की गुणात्मक तथ्यों पर टिप्पणी की जाएगी, तब यह जानने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो मात्रात्मक में हमारा जो मात्रात्मक शोध है इसमें सांख्यिकीय रूप से होती है, ठीक है। इसके बाद आपका नैरेटिव रिसर्च दिया है, मुख्यतः साहित्य की समीक्षा करने से सही होता है, उसी के दृष्टिकोण को सही माना जाता है नैरेटिव रिसर्च में। इसके बाद में फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका जो मैंने आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपका फंडामेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च आपको करने ही करने हैं। इन पे बार बार क्वेश्चन आता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर अप्रोच के आधार पर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। इसके साथ हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के आधार पर यहाँ पे आपके डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का नाम दिया है। वर्णनात्मक अनुसंधान, जैसे कि नाम से पता चलता है कि किसी इस प्रकार के अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है, क्या है क्या था, स्थिति का वर्णन क्या है और क्या था, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है, रिपोर्टिंग करने जैसा होता है। इसमें मुख्यतः सर्वे अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्या है बेटा? वर्णनात्मक अनुसंधान। इस पे कई बार क्वेश्चन आपके बने हैं। सर्वेक्षण का यहाँ पे जिक्र किया है और वर्णनात्मक अनुसंधान में सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है और आपकी एनटीए के द्वारा बहुत टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। घटना घट चुकी होती है, यहाँ आपको कंपैरिजन करना है दो के बीच में, एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो। ये है आपकी प्रयोगात्मक और ये है घटनोत्तर। यहां बेटा घटना घट चुकी है, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन, हेर फेर, छेड़छाड़ करके हम
डिपेंडेंट वेरिएबल पे इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। और यहीं से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान होता है, इसमें मैनिपुलेशन, हेरफेर, छेड़छाड़ किसके साथ होती है? स्वतंत्र चर के साथ। स्वतंत्र चर में परिवर्तन करके आश्रित चर पर उसके प्रभाव को हम देखते हैं, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब घटना घट चुकी है और ये कहलाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। घटना घट चुकी होती है, इसमें हम किसी भी चर में बदलाव नहीं कर सकते। नंबर 1 किसका अध्ययन करते हैं? स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये घटनोत्तर अनुसंधान होता है। दोनों में एक ही अंतर है, बस घटनोत्तर अनुसंधान में आपकी प्रक्रिया घट चुकी है और एक्सपेरिमेंटल में हम मैनिपुलेशन, हेरफेर, छेड़छाड़ करके इस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही रिसर्च आपकी इंपॉर्टेंट हैं, फेवरेट हैं, एनटीए के एग्जाम में आपसे काफी बार पूछी गई हैं। अब आपका टॉपिक आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो काफी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नंबर 1 क्या क्या पॉइंट हैं? उपकल्पना नहीं होती है, नहीं होती। नंबर 2 तृतीयक क्षेत्र के आंकड़ों का यूज किया जाता है, ठीक है, और ये ज्यादा विश्वसनीय नहीं होती हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में जब हम किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करते हैं तो इस टाइप की स्टडी हमारी ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाती है। और तृतीयक क्षेत्र के आंकड़ों में आपके किसी विषय के विशेषज्ञ के अपने विचार उसमें आ जाते हैं और इसलिए ये कहा जाता है कि इसमें रिलायबिलिटी, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलती है। पढ़ते हैं बेटा इसे। अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन और वर्तमान घटनाओं की चर्चा करे। इससे लोगों के अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं की चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। फलस्वरूप ऐतिहासिक अनुसंधान में किए जाने वाले अध्ययन हमारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में सम्मिलित करते हैं जिसे हम कहाँ से आए हैं, पहले क्या थे और अब क्या हैं आदि। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का पहलू है, ठीक है बेटा। बट स्टडी इसमें हम क्या करते हैं? पास्ट की स्टडी करते हैं, काफी हद तक एक्स पोस्ट फैक्टो भी कह सकते हैं, घटनोत्तर अनुसंधान भी कह सकते हैं। और यह सामान्यतः किसी विषय की ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। और ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और कई बार ये क्वेश्चन आपका आया है। इसके बाद में एनालिटिकल रिसर्च है। इसमें शोधकर्ता पहले से उपलब्ध तथ्यों की जानकारी का उपयोग करता है और सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। किसमें? एनालिटिकल रिसर्च में। इसके बाद कोरिलेशनल रिसर्च है। इन कंपेरिजन देन अबव 6 टॉपिक जो मैंने अभी जिक्र किए हैं आपसे, फंडामेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्शन और अप्लाइड, उनके कंपैरिजन में ये रिसर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको सभी ही करनी है। कोरिलेशनल रिसर्च में एक स्थिति में 2 पहलुओं के बीच संबंध, परस्पर निर्भरता का पता चलता है। 2 या अधिक चर एक साथ होते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे एक दूसरे के लिए हैं। इस अनुसंधान के द्वारा निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। रिफ्लेक्सिविटी, बेटा ये आपको टर्मोलॉजी जरूर कर लेनी है। शब्द का प्रयोग कारक और प्रभाव के बीच चक्रीय संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी और बेरोजगारी का मुख्य कारण गरीबी है। दैट इज द रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्शन पॉवर्टी का बेरोजगारी और बेरोजगारी का पॉवर्टी के लिए है। इसके बाद है इंपेरिकल रिसर्च बेटा। ये शब्द जब आपका आता है अनुभव सिद्ध अनुसंधान, तो यहाँ पे आपकी इंद्रियां किसको गवर्न करती हैं? माइंड को। ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस इंक्लूड किए जाते हैं थ्रू द सेंसेस। अनुभव सिद्ध अनुसंधान अनुभव और अवलोकन पर निर्भर करता है। इस अनुसंधान में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए डेटा एकत्रित करते हैं। बेटा प्रदत्त का मतलब यहाँ पे डेटा है, शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। ये आपका इंपेरिकल रिसर्च कहलाता है और इसमें हम अगर किसी फील्ड में जाकर के लोगों के एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करते हैं तो ये भी पार्ट आपका इंपेरिकल रिसर्च का आएगा।
टाइप ऑफ वेरिएबल, इससे पहले आपको वेरिएबल समझना है बेटा। चर, वेरिएबल, वेरी वर्ड से बना है और वेरी का मतलब है बेटा बदलाव। चर क्या होते हैं? जो किसी स्थिति में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। क्या कहलाते हैं? चर। ठीक है बेटा। तो वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कुछ जिक्र किया गया है, समझाने का आपको प्रयास किया गया है कि रिसर्च में हम कितने प्रकार के वेरिएबल का स्टडी करते हैं। आश्रित चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, वह चर होता है जिसमें प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। स्वतंत्र चर, उद्दीपन चर, स्टिमुलस वेरिएबल भी कहलाता है। आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर वह होता है जिसका कि अध्ययन और मापन किया जाता है। आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं, इन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अच्छे से इसे कर लेना है आपको। चर वैसे आपको पहले बता दिया गया है काफी। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ स्टेज आपकी यहाँ पे दिए। पहला उदाहरण, यदि कोई इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करता है कि विटामिन व्यक्ति की आयु संभवता का विस्तार कर सकता है, तो इस प्रयोग में विटामिन की मात्रा स्वतंत्र है और इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाना है, किस वैज्ञानिक विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रयोग में जीवन अवधि को हम आश्रित चर बोलेंगे। बेटा आपको उदाहरण मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल दिए हैं। आप देखोगे चाय बनाने का प्रोसीजर जो है, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जो फ्लेम है, फ्लेम पर यहाँ अनुसंधानकर्ता का आग की तीव्रता पर नियंत्रण है। जितनी आग की तीव्रता होगी, इसमें चाय में लगने वाला समय इससे कोरिलेट है। ये आश्रित चर है और ये स्वतंत्र चर है। इसमें हम मैनिपुलेशन, हेरफेर, छेड़छाड़ करते हैं। अनुसंधानकर्ता का इस पे नियंत्रण होता है, इस पर नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरीके से स्वतंत्र और आश्रित चर आपको कर लेने हैं अच्छे तरीके से बेटा। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये, आपको टाइप ऑफ रिसर्च से पहले ही कर लेने हैं। इंटरविंग वेरिएबल आपका हस्तक्षेप चर है। मध्यस्थ चर भी इसे हम बोलते हैं, जैसे कि आप करिकुलम इसमें मध्यस्थ चर हो जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक्सटीडीएम चर, वह चर, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कई कारक या चर होते हैं जो परिणाम को प्रभावित करते हैं। ये चर वास्तव में परिणामों की व्याख्या करने में स्वतंत्र चर के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है बेटा, ये चर की बात हम कर रहे हैं। और इसके बाद अब हाइपोथेसिस पढ़ोगे तो हाइपोथेसिस में आपको चर के बीच में कोरिलेट करने के बाद जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो आपका हाइपोथेसिस उपकल्पना या परिकल्पना कहलाता है। और परिकल्पना वह स्टेटमेंट है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये आपके चर हैं। चरों के बीच में जब हम कोरिलेशन करते हैं तो हाइपोथेसिस आपकी बनती है। और नेक्स्ट यूनिट में आपका जो आएगा बेटा वो मेजरमेंट स्केल के साथ साथ आपके एक नया टॉपिक हम आपका लेकर के आएंगे। ठीक है, जिसमें आपके टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन आपके आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपके बेटा। वो टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन में वेरिएबल आपका कंप्लीट हो गया बेटा, टाइप ऑफ रिसर्च कंप्लीट हो गया है, बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च कंप्लीट हो गया है और इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन आएंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर में जिक्र किए गए हैं, इसके बाद में एक पूरी क्लास आपकी जो होगी, हो सकता है कि लॉन्ग टाइम की हो, उसमें सभी रिसर्च के टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।